Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. My dear students, nice to see you in this session. So today we are going to start with another topic of this chapter. We are continuing with chapter 9, that is strategies for enhancement in food production. It is applied biology chapter, and today we are going to start with plant breeding methods. In last few sessions we have completed with animal breeding programs. So today we are moving to plant breeding programs. Actually, from traditional side, the farming can only yield a limited biomass as food for humans and animals. So better management practices and increase in an acreage can increase the yield, but only to a limited extent. So plant breeding as a technology has helped to increase yield to a very large extent, and especially in India, if you have heard about green revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production but also helped us even to export many of the varieties. So it's a very great thing. Even India is mainly an agricultural country, we all know, and agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP and employs nearly 62% of the population. और इंडिया के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गाँवों को ही बिलोंग करती है, विलेजेस को बिलोंग करती है, और विलेज में मेनली फार्मिंग ही सबसे बेटर एक मेथड होता है कुछ भी कमाई करने का. And after India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population. So, as only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yields per unit area from existing farmlands. And the development of several high yielding varieties of wheat and rice in the 1960s as a result of various plant breeding techniques lead to a dramatic increase in food production in our country, and that is why this phase was referred to as green revolution. थोड़ा ज़्यादा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, बट इतना डिस्क्रिप्शन एग्जाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया है. So, green revolution was dependent to a large extent on plant breeding techniques, जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, और स्पेशली किसके लिए ये यूज़ किया जाता है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की जो है वो यील्ड बहुत ज़्यादा मिले, साथ साथ में जितनी भी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, क्योंकि अगर बीमारी लग जाएगी तो क्रॉप यील्ड उसकी कम होगी. सो वो प्लांट्स डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होने चाहिए, कोई भी डिजीज़ उनको ईजीली ना हो वैसी उनमें क्षमता होनी चाहिए. और स्पेशली जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं लाइक वीट, राइस एंड मेज़, तो इन क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में और इवन आसपास के एशियन कंट्रीज़ में या फिर और भी अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडियन और रिलेटेड कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे हम अब तो एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं, बट इसकी यील्ड एज वेल एज डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को इम्प्रूव किया गया था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से. सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली अ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. ओके, सो एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज. थोड़ा बहुत हमने चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है उसको हमारे फ़ायदे के लिए, और हमको जो कैरेक्टर उसमें चाहिए, हमको जो फीचर्स उसमें चाहिए वो हमने डाले हैं. एक्चुअली फीचर्स यहाँ पे वर्ड प्रॉपर नहीं है, बट आप शायद इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. More proper word is the plant species in order to create desired plant types. ठीक है, जो desired characters होते हैं, जो हम चाहते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आपको टोमेटोज़, पोटैटोज़, ये तो बहुत ही डेली लाइफ में ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऑनियन, गार्लिक, तो अगर हम उनकी वेराइटीज़ को इम्प्रूव करना चाहेंगे तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है
जैसे पोटैटो लेंगे तो उसका जो स्टार्च कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वो लंबे टाइम तक खराब ना हो वैसे होने चाहिए। इवन टोमेटोज़ के लिए ऐसा है कि उसका पल्प बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बड़े होने चाहिए साइज़ में, है ना? तो इस तरह की जो हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, इनको हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो हम जो चाहते हैं वैसा कैरेक्टर हमको उसमें डेवलप करना पड़ता है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से, ठीक है? So let us again define it. Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types which are better suited for cultivation, and even they can give better yields as well as they must be disease resistant. तो ये जो तीन फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली उसमें ध्यान रख के डेवलप किया जाता है. So today, if we talk about this green revolution, today all our major food crops are derived from domesticated varieties. And classical plant breeding involves crossing or hybridization of pure lines. जो मिक्सिंग वाले नहीं हैं, जो प्योर लाइन्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है. एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स ऑफ हायर यील्ड. ठीक है, सबसे पहले प्योर लाइन्स को क्रॉस करवाया जाएगा, फिर उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा कि चलो ये कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, ये कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, फिर उसको अलग करके और फिर एक उसी पे फोकस करके इस तरह की वेराइटीज़ डेवलप की जाती हैं आगे, जिसके अंदर या तो हायर यील्ड मिले, या न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, या रेजिस्टेंट वेराइटीज़ उसमें हो जो डिजीज़ को फाइट कर सकते हैं, या इजीली डिजीज़ कंडीशन में जो नहीं आते हैं. तो ये सारे कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं. Even the conventional plant breeding has been practiced for thousands of years. ठीक है, since the beginning of human civilization हमने plants का, animals का use शुरू से ही किया है, जब से human cultivation शुरू हुआ. एंड इवन बहुत सालों पहले की भी एविडेंसेस हमारे पास हैं, जैसे 9,000 11,000 साल पुराने भी एविडेंसेस हैं. एंड मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एंशियंट टाइम्स. But today, all our major crops are derived from domesticated practice, जैसा हमने अभी डिस्कस किया. Then even with advancement in genetics, क्योंकि जेनेटिक्स पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हमको उसकी इंपॉर्टेंस पता है, एक एक जीन्स के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिए हैं. एंड इवन द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज़ अनदर फील्ड, एंड इवन द टिश्यू कल्चर जो अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. द प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग कैरिड आउट बाय यूजिंग दीज ऑल टूल्स. ओके, सो दिस इज अ बेनिफिशियल पॉइंट. And if we were to list the traits or characters that our breeders have tried to incorporate into crop plants, the first we would list would be the increased crop yield and improved quality. ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं. एक तो crop yield जो पूरी टन्स में होती है, जैसे कि अगर हम गेहूं लें, मक्का लें, या ज्वार, बाजरा, कॉटन, एनी ऑफ द, या ग्राउंड नट, हमारे रीजन का मोस्टली ग्राउंड नट. तो इन सब की जो ईल्ड है, जो पूरी साल भर की जो उनकी पैदाइश है या पैदावार है, वो पूरी ज़्यादा होनी चाहिए. तो जितना ज़्यादा क्रॉप ईल्ड होगा उतना फ़ायदा होगा. इवन क्वालिटी भी, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रोवाइज होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं. सो लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस. क्या क्या है एनवायरमेंटल स्ट्रेस? जैसे कि सैलिनिटी, अगर सलाइन एनवायरनमेंट है या सॉइल का जो मिनरल लेवल है वो ज़्यादा है तो हम सलाइन सॉइल बोलेंगे. इवन द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, धूप होती है, इवन सूखा होता है, बारिश कम होती है, तो ड्राउट एरिया. सो ऑल दीज आर द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. बट इसके अगेंस्ट में क्रॉप को रेजिस्ट करना पड़ता है, या जो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक दैट. इवन दे मस्ट बी, द क्रॉप्स मस्ट बी रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस. जैसे अभी हमने बोला था कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, तो वो कैसे होंगी? कुछ पैथोजेंस जैसे कि वायरसेस, फंगस और एनी ऑफ द बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट में वो रेजिस्ट करने चाहिए, वो इजीली उनको खराब ना कर दे. एंड लास्टली द इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स.
ठीक है, इसीलिए पेस्ट के ऊपर से ही पेस्टिसाइड्स वर्ड अगर आपने सुना हो, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में इनको डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जाता है, उनके ईल्ड को भी इम्प्रोवाइज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझा। अब एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग कैसे होता है, उसका प्रोग्राम कैसे रन होता है। जनरली कुछ गवर्नमेंट बॉडीज या इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व हैं, एज वेल एज सम कमर्शियल कंपनीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। बट उनका मेन एम क्या है, उनके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के क्या मेन स्टेप्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्रॉप्स की जेनेटिक न्यू वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं और मैंने हाईलाइट भी किया है ब्लू कलर से। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप और उसके अंदर हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हमको कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से फीचर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसका पहले कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऐसी बात है कि अगर हमको अच्छे अच्छे ड्रेसेस चाहिए तो सबसे पहले हम हर एक दुकान पे जाके सर्वे करते हैं, देखते हैं, फिर हम पे क्या सूट होता है वो पहले चेक करते हैं और उसके बाद हम हमारी वार्डरोब में उसको स्पेस देते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी हम प्लांट्स के क्रॉप्स को, उसके कैरेक्टर्स को चूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको कलेक्शन करना पड़ेगा। सो हियर एक्चुअली the genetic variability is the root of any breeding program. जीन्स में वेरिएशंस मिलने चाहिए। जीन्स में वेरिएशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशन होंगे, राइट? इन मेनी ऑफ द क्रॉप्स विच आर प्री एग्जिस्टिंग, द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप। जो वाइल्ड वेराइटीज होती हैं उसमें से हमको मिल सकती हैं। देन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, इवन स्पीशीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज। तो ये सब हमको करना पड़ेगा, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इवन द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स having all the desired alleles for all the genes in the given crop is called actually germ plasm collection. तो सबसे पहले हमको जितना भी germ plasm है, ओवरऑल जो जीन्स हैं जो शो करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को, उनका हमको कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, having all the diverse alleles for all the genes। और एलिल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं जब हमने जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ा था। तो जितने भी उसके फॉर्म्स हैं, किसी भी कैरेक्टर के जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, तो अगर हम हाइट ऑफ अ प्लांट कंसीडर करते हैं तो उसके 2 एलिल्स हैं। एक जीन्स टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा जीन जो उसका एलिल है वो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से कैरेक्टर्स चूज करने हैं और उसका सभी जर्म प्लाज्म हमको कलेक्ट करने का है। सेकेंड स्टेप आएगा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि बहुत सारे जीन्स हमको मिल गए, बट इसमें से हमको कौन सा चाहिए, तो सबसे पहले उसको इवेल्युएट करेंगे और फिर उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम क्रॉस, दो डिजायर्ड प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग होगा। तो अभी हम सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सो द जर्म प्लाज्म इज फर्स्ट इवेल्युएटेड, उसको देखा जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, एज टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैरेक्टर। Then the selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया कि चलो अब हमको ये वाला फीचर चाहिए या ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए, तो उसके बाद हम फिर उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। Now third step is cross hybridization among the selected parents. तो सेकेंड स्टेप में जो भी हमने सिलेक्शन किया है उसका हम अब हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। सो हियर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू कंबाइन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट may need to be combined with disease resistance from another parent। दो अलग अलग फीचर्स लिए हैं हमने। एक प्लांट में हाई प्रोटीन कंटेंट उसको हमने सेलेक्ट किया है और एक पेरेंट में ये है, और दूसरे पेरेंट में हमने डिजीज रेजिस्टेंस
फीचर लिया है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोजेनी होगी उनमें ये दोनों फीचर्स आने की चांसेस हैं, और जिसमें आएंगे ये दोनों फीचर्स उनको हम फिर से नेक्स्ट क्रॉस के लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन भी होता जाता है, इवैल्यूएशन भी होता जाता है। सो दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड which are genetically combined to desired characters in one plant. So this is a very time consuming and tedious process actually, since the pollen grains from the desirable plants chosen as male parent have to be collected and placed on stigma of flowers selected as female parents. अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन प्रोसेस, है ना। तो इस तरह का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और पूरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा के जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो रन कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप अब होंगे सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज हैं, किसी ऑफस्प्रिंग में दोनों ही फीचर्स नहीं आएंगे, किसी में आएंगे, किसी में थोड़े आएंगे, तो उनका भी हम फिर से सिलेक्शन करेंगे कि अब जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले हैं उसमें से हमारे काम का कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें हमको जो फीचर्स चाहिए वो मैक्सिमम किस प्लांट में आए हैं वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स those plants that have the desired characters combination. So the selection process is crucial to the success of breeding objectives and require a careful scientific evaluation of the progeny. इसमें अगर हम गलती करेंगे तो आगे हमको लॉस जा सकता है, तो ये सबसे important step है। This step yields plants that are superior to both of the parents. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity. जब तक होमोजाइगोसिटी नहीं आएगा तब तक सेल्फ पॉलिनेशन इनमें करवाया जाता है, ताकि कोई भी मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर अब ना हो, क्योंकि एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अब इसके अंदर फिर से दूसरे कैरेक्टर जो हमारे काम के नहीं है वो न आ जाएं, इसलिए उसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिफर किया जाता है, सो दैट द होमोजाइगोसिटी of that particular character will be maintained, so that the characters will not segregate to the progeny. तो इस तरह से ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट करते हैं हम। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा टेस्टिंग, क्योंकि हमने जो भी अभी तक किया वो एक्चुअली वैसा हुआ है या नहीं, उसके कमर्शियल वैल्यूज क्या हैं, तो ये सब फाइनल मार्केट में रिलीज करने के पहले उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, सो द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर yield and other agronomic traits of quality, then disease resistant, etc. So all these qualities are tested. This evaluation is done by growing these in the research fields and recording their performance under ideal fertilizer application, even irrigations and other crop management practices. तो इसका पूरा रिहर्सल होता है, या पूरा एज सच उसका पूरा कल्टीवेशन फिर से करवाया जाता है, एंड देन ओनली द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल्स इन फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स एट सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक जगह पे करवा दिया तो हो गया, नो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीजन्स में सब तरह की टेस्टिंग होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो आपको ज़्यादातर अच्छा लगेगा। कोई भी अगर नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में रिलीज़ होता है तो उसके पहले यही सारी प्रोसेसेस होती हैं जो अभी हमने प्लांट ब्रीडिंग में समझी। नो डाउट प्लांट और मोबाइल को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट प्रोसीजर विल बी सेम। ठीक है, वहाँ पे भी फीचर्स डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पे भी उसकी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद ही मार्केट में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पे भी प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उनके जितने भी वेराइटीज़ हैं उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करेंगे, कौन सा ज़्यादा फीचर्स अच्छा है, उसके बाद उसमें क्रॉस करवाएंगे, देन क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनी होगी उसमें भी फिर से टेस्टिंग एंड सिलेक्शन होगा, एंड लास्टली रिलीज़ करने के पहले या मार्केट में उसको कमर्शियल
वैल्यू देने से पहले उसकी फिर से टेस्टिंग होगी बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स. सो इन दिस वे this topic is very important to learn for exam, and even it is asked in long answer type question. So please do revise all these points regarding plant breeding programs. And in next session we will be continuing with the same topic about more and more the we will discuss about the examples which are developed, the cereal crops which are developed by using these programs, plant breeding programs. So today we are ending our session here. Take care. Bye bye, students.